हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। यदि आप डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हैं तो आपके डॉक्टर बनने के सपने को पूरा करने की जर्नी का पहला कदम ये वीडियो होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में मैं डिटेल में बताऊंगा कि इंडिया में डॉक्टर बनने के लिए क्या प्रोसेस फॉलो करना होता है, कौन कौन सा एग्जाम देना होता है, क्या उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, हर एक चीज डिटेल में यहां बताने वाला हूं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं बेटा, देखो, डॉक्टर बनने की जो एक्चुअल जर्नी है वो क्लास 11 से स्टार्ट हो जाती है, जहां आप अपने स्ट्रीम सिलेक्शन करते हैं क्लास 11 में। तो यदि आपको डॉक्टर बनना है तो आपको क्लास 11 में मेडिकल स्ट्रीम सेलेक्ट करना होता है और उसके बाद से आपको डॉक्टर बनने की आपकी जर्नी स्टार्ट होती है। तो देखो, इस वीडियो में हम क्या क्या बातें करने वाले हैं उसके बारे में बता दूं। इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं कि यदि कोई बच्चा आज मेडिकल फील्ड लेता है क्लास 11 में, तो फ्यूचर में उसके पास कौन कौन से कोर्सेज का ऑप्शन होगा, किस किस टाइप के डॉक्टर्स बन सकता है और उनके लिए क्या एग्जाम देना होता है उसकी बात करेंगे। फिर ये बात आते हैं नीट का एग्जाम। नीट क्या है, ये कैसे स्टार्ट हुआ, इसकी जर्नी क्या है, इस एग्जाम के बारे में बातें करेंगे कि कब ये स्टार्ट हुआ था, कौन इसको कंडक्ट कराता है, इन सब के बारे में बातें होंगी। फिर बात आता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि नीट का एग्जाम देने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, क्या एज लिमिट होनी चाहिए, इन सब के बारे में बातें करेंगे। और सबसे लास्ट लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या इंडिया में डॉक्टर बनना सच में बहुत मुश्किल है? क्योंकि हम देखते हैं कि यार बहुत ज्यादा कंपटीशन है, क्या सच में ही बहुत मुश्किल है या कोई आसान तरीका है या किसी तरीके से इसको इजीली क्रैक किया जा सकता है? इसके बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, माई सेल्फ आशीष चौधरी। आई डिड माई बीटेक फ्रॉम आईआईटी रुड़की इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और पिछले 10 साल से नीट और जेई के बच्चों को गाइड कर रहा हूं और साथ साथ फिजिक्स पढ़ा रहा हूं। तो इस चैनल के ऊपर मैं स्पेसिफिकली नीट के बच्चों को गाइड करने वाला हूं। और यदि आप डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैनल पे पूरे नीट के रिलेटेड आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। तो करते हैं स्टार्ट इस वीडियो को। बेटा, चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, अब करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। देखो, मेडिकल कोर्सेज की बात करूं, यदि आप मेडिकल फील्ड क्लास 11 में सेलेक्ट करते हैं तो आगे जाके आपको कौन कौन से ऑप्शंस यहां देखने को मिलेंगे। तो उसमें से मेजर जो ऑप्शन है उनके बारे में बता देता हूं। जैसे एक है एमबीबीएस, ये होता है बैचलर ऑफ मेडिसिन और बैचलर ऑफ सर्जरी। ठीक है, इसमें एलोपैथिक मेडिसिन वाले डॉक्टर्स होते हैं, जिसमें आपको बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, जैसे कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, सर्जरी, पीडियाट्रिशियन। ये बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। ये 5.5 साल का कोर्स होता है, जिसमें 1 साल की ट्रेनिंग भी होती है। इसके बाद आता है बीडीएस, डेंटिस्ट। डेंटिस्ट जो बनते हैं, जो दांतों के डॉक्टर होते हैं, उसके लिए जो कोर्स होता है वो बीडीएस होता है। इसके अलावा ये जो कोर्स होता है 5 साल का होता है, ऑलमोस्ट बाकी कोर्सेज 5.5 साल के होते हैं। बीएएमएस जो है आयुर्वेदिक मेडिसिन वाले कोर्सेज होते हैं, जो आयुर्वेदिक दवाइयां देते हैं। बीएचएमएस होम्योपैथिक मेडिसिन होती है। बीयूएमएस यूनानी मेडिसिन वाले जो ग्रेजुएशन है वो होता है। और वेटनरी कोर्स होते हैं। इसके अलावा नर्सिंग कोर्सेज भी होते हैं। ठीक है, तो ये मोस्टली आपको आगे जाकर के ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, लेकिन हमारा जो फोकस है वो एमबीबीएस डॉक्टर बनने पर होना चाहिए। यदि इन सारे कॉलेजेस की मैं बात करूं तो इनके गवर्नमेंट कॉलेज भी होते हैं और प्राइवेट कॉलेज भी होते हैं। यदि मैं बात करूं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की, तो अराउंड 50 से 60 हजार के लगभग सीटें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में होती हैं और लगभग इतनी ही सीटें प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की भी हैं। लेकिन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में जो पढ़ाई का खर्चा है वो थोड़ा ज्यादा होता है और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई का खर्चा बहुत कम होता है। तो आपका फोकस जो होना चाहिए वो एक जीएमसी मतलब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गई कोर्सेज की बात। लगभग यदि मैं गवर्नमेंट और प्राइवेट मिला दूं तो लगभग 1 लाख प्लस सीटें होती हैं। और यदि इंडिया में बात करें तो लगभग 22 से 23 लाख बच्चे जो है हर साल नीट का एग्जाम देते हैं। तो मतलब कंपटीशन काफी हाई है, लेकिन यदि एक सही डायरेक्शन में तैयार किया जाए तो बड़ा आराम से एग्जाम को निकाला जा सकता है, उसकी भी बात हम करने वाले हैं। तो यदि हम बात करें कि यार ये सारे एग्जाम हमें, यदि हमें सारे एग्जाम के लिए एलिजिबल होना है कि मैं ये सारे ऑप्शन मेरे पास खुल जाएं, तो इसके लिए हम एग्जाम जो देते हैं वो होता है नीट का एग्जाम। नीट मतलब नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। देखो, इसकी पूरी हिस्ट्री बताता हूं कि ये कैसे स्टार्ट हुआ। पहले क्या होता था, 2013 से पहले यदि मान लो किसी भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है तो वो किस स्टेट का मेडिकल कॉलेज है, वहां के स्टेट जो है वो एग्जाम कंडक्ट कराता था। मतलब हर स्टेट अपने मेडिकल कॉलेजेस का एग्जाम कंडक्ट करवा रहा होता था। इसके अलावा जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो अपने मेडिकल के कोर्सेज के लिए एग्जाम कंडक्ट करवा रहे होते थे। इसके अलावा एक एग्जाम चलता था एआईपीएमटी, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट। एक्चुअल में क्या होता है, हर स्टेट के अंदर जितने भी कॉलेज हैं उसकी जो सीट है उसको 2 कैटेगरी में बांटते हैं।
15% सीटें जो हैं ऑल इंडिया कोटा की होती हैं, मतलब ऑल ओवर इंडिया से कहीं भी बच्चा किसी भी स्टेट में जाकर के दूसरे स्टेट के कॉलेज में भी पढ़ सकता है, लेकिन उसके लिए 15% सीटें रिजर्व होती हैं, अभी भी होती हैं। बाकी जो 85% सीटें हैं वो तो स्टेट कोटा की होती है, वहां अपने स्टेट का मतलब जिसका डोमिसाइल उस स्टेट का है, जिसने वहां से एजुकेशन की है, वो वहां पे पढ़ सकता है। ठीक है, तो बहुत सारे एग्जाम होते थे। मतलब मान लो आप महाराष्ट्र में पढ़ रहे हैं और राजस्थान के किसी कॉलेज में आपको एडमिशन के लिए फाइट करना है, तो आपको वहां के कॉलेज का एग्जाम भरना देना पड़ेगा, और राजस्थान में आपको उसको आकर के सेंटर में एग्जाम देना पड़ेगा। तो काफी कॉस्टली, बच्चों को परेशानी भी होती थी, क्योंकि एक लास्ट टाइम एग्जाम टाइम में अलग अलग स्टेट में जाके एग्जाम दे रहे हैं, बहुत सारे एग्जाम दे रहे हैं, सब एग्जाम का अपना एग्जाम फी है, तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत बर्डन था। तो इसको इजी करने के लिए मेडिकल एसोसिएशन ने बोला कि यार एक काम करते हैं, ये इतने सारे एग्जाम देते हैं, क्यों ना पूरे ऑल ओवर इंडिया का एक ही एग्जाम लिया जाए। तो उन्होंने सबसे पहले 2013 में नीट के एग्जाम की स्टार्टिंग की। उन्होंने कहा कि क्यों ना एक नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट करवाया जाए, और वहां से हम बच्चों को हर स्टेट के कॉलेज में भी एडमिशन दे देंगे। लेकिन यार इससे दिक्कत हो गया, वहां के जो स्टेट के जो कॉलेजेस हैं उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया, प्राइवेट कॉलेजेस हैं उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया कि नहीं, इससे तो हमारी जो अथॉरिटी है वो कम हो रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्टे लगा दिया कि नहीं भाई, अभी रुक जाओ, अभी इस पे कोई डिसीजन नहीं दिया गया, और उसको एग्जाम को रोक दिया गया। ये चलता रहा केस। 2016 में जाकर के सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली फिर से एडमिट किया कि यार एक काम करते हैं, सही बात है, ऑल ओवर इंडिया में एक ही एग्जाम होना चाहिए। तो नीट जो है 2016 में प्रॉपर तरीके से स्टार्ट हुआ। अब बात कराते हैं नीट का जो एग्जाम, देखो अभी चल रही है। नीट का एग्जाम पहले क्या होता था, 2016 से सीबीएसई कंडक्ट कराने लगा। तो आप देखोगे तो पहले जो नीट के एग्जाम होते थे वो सीबीएसई कंडक्ट करता था, मतलब जो आपके जो बोर्ड एजुकेशन वाले जो हैं वो कंडक्ट करते थे। लेकिन फिर और भी बहुत सारे एग्जाम होते हैं इंडिया में, सिर्फ ऐसा तो है नहीं कि मेडिकल फील्ड में है, जेई का भी है, और भी बहुत सारे एग्जाम होते हैं डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में, यूपीएससी का, ये सब। तो एक ऑल ओवर इंडिया पे एक कमिटी बनाई गई, एक अथॉरिटी बनाई गई जो पूरे एग्जाम को संभालेगी, जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। मतलब पूरा जो एग्जाम की जो लोड है वो एक एजेंसी को दे दिया गया कि भाई इंडिया में जितने भी एग्जाम होंगे नेशनल लेवल के, वो आप कंडक्ट कराओगे। तो अब उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है अपना खुद का। तो अब 2019 से, मतलब 2019 के बाद से जितने भी एग्जाम हुए हैं वो एनटीए कंडक्ट कराता है। मतलब फाइनली जो आप जिस साल एग्जाम देंगे तो उस साल जो एग्जामिनेशन अथॉरिटी होगी, दैट विल बी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो, ठीक है ना, ये एनटीए उस एग्जाम को कंडक्ट कराएगी। 2019 के बाद से वही करवा रही है। मतलब वही पेपर बनवाती है, वही डिस्ट्रीब्यूशन करती है, वही एग्जाम सेंटर लोकेट करती है, सारा कुछ होता है। जो नीट का एग्जाम है वो ऑफलाइन मोड में होता है, जेई का एग्जाम ऑनलाइन मोड में होता है, लेकिन नीट का एग्जाम अभी तक ऑफलाइन मोड में होता है। लेकिन हो सकता है आने वाले कुछ साल में इसको भी ऑनलाइन कर दिया जाए, लेकिन अभी तक ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो ये बात होगी आपकी नीट के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि यार नीट का एग्जाम देने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एजुकेशन क्या होनी चाहिए। तो देखो सिंपल सी बात है, आपका क्लास 11th में स्ट्रीम सिलेक्शन होता है, जिसमें कुछ बच्चे मेडिकल स्ट्रीम में जाते हैं, कुछ नॉन मेडिकल स्ट्रीम में जाते हैं, कुछ और कॉमर्स में, आर्ट्स में, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम में जाते हैं। तो ये एग्जाम जो है ये मेडिकल स्ट्रीम वालों के लिए, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है। कुछ बच्चे आजकल पीसीएमबी भी लेते हैं, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी। वो अपना चॉइस होता है, मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो बना देंगे यदि आप कहेंगे तो ठीक है ना। जो भी आपको किसी भी फील्ड में आपको चाहिए कि भाई सर इस चीज के लिए सेपरेट वीडियो बना दे, जैसे बहुत से बच्चों को डाउट होता है कि सर क्या मुझे सीबीएसई ले लेना चाहिए बोर्ड, या मैं अपने जो स्टेट बोर्ड है उसी में रहूं, कौन से में फायदा है। तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, आपके लिए सेपरेट उसका वीडियो बना देंगे। अभी इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि यदि आपको नीट का एग्जाम देना है तो आपको क्लास 12, चाहे आप स्टेट बोर्ड से करें, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से करें, किसी भी बोर्ड से, क्लास 12 फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में आपको करना है। बात करें मिनिमम मार्क्स कितने होने चाहिए, तो देखो सारे सब्जेक्ट के नहीं देखे जाते, यहाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के मार्क्स का एवरेज निकाला जाता है। और जनरल कैटेगरी के लिए बहुत लो मार्क्स रखा हो, 50%। 50% कोई बहुत ज्यादा हाई मार्क्स नहीं है। यदि आपके 50% से ज्यादा मार्क्स हैं तो आप एलिजिबल होते हैं। और कैटेगरी में जैसे पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों को 45% है, और ओबीसी, एससी, एसटी वाले जो बच्चे हैं उनका 40% से अबव होना चाहिए। इससे बिलो वाले एग्जाम नहीं दे सकते। यदि बात करें एज लिमिट की यार,
तो एज लिमिट के बारे में बताऊं कि 17 साल होना चाहिए, मतलब जिस साल आप एग्जाम देने वाले हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बच्चा 2026 में 10th पास किया है, तो 27 28 2028 में वो एग्जाम देगा। 12th क्लास में जब वो होगा, जब 12th अपीयर कर रहे होते हो, उस साल आप नीट का एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, तो 2028 में एग्जाम देगा, तो 2028 के 31 दिसंबर को वो 17 साल कंप्लीट का होना चाहिए। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो एज कम होने के कारण, जैसे 2028 में मान लो कोई 17 साल पूरा नहीं कर पा रहा, तो ऐसा नहीं, वो तैयारी पहले से करते हैं, क्लास 11 से करते हैं, ऐसा नहीं उसको तैयारी नहीं करनी है, लेकिन उसके पास एक एडिशनल ईयर हो जाता है। जैसे वो 12th पूरा कर लेता है, तो अगले साल वो एग्जाम दे पाता है, लेकिन तैयारी वो फिर भी 11th क्लास से कर रहा होता है, उसके पास एक साल एक्स्ट्रा हो जाता है। ठीक है, मतलब आप एग्जाम जो है वो 17 साल प्लस से दे सकते हो, और अपर एज लिमिट नहीं है। ऐसे अपर लिमिट अभी तक डिफाइन नहीं है कि भाई किस एज तक दे सकते हो, कितने अटेम्प्ट दे सकते हो। जैसे जेई में लिमिट है, जेई में आप 12th के बाद, मतलब आपको टोटल अटेम्प्ट देखा जाए तो आपको 2 साल का ही अटेम्प्ट मिलता है 12th और 12th के बाद, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। ठीक है, यहां आपको अपर एज लिमिट नहीं है, आप कितने भी अटेम्प्ट दे सकते हैं। इसके बाद बात करें कि क्या सच में इंडिया में डॉक्टर बनना मुश्किल है, तो यार देखो, यदि सही से प्लानिंग से स्टडी करोगे, मतलब क्लास 11 से ही यदि आपने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी और एक सही स्ट्रक्चर वे में, मतलब ये नहीं सोच के कि अभी तो 12th कर लूंगा, बहुत समय बाकी है, नहीं, 11th क्लास से आप तैयारी स्टार्ट कर दो। पूरा 11th का सिलेबस 11th में फिनिश करो, पूरा 12th का सिलेबस 12th में फिनिश करो, और 12th के साथ ही सिलेक्शन लेना बहुत आराम से। बहुत सारे बच्चे, जितने भी टॉप रैंकर्स बच्चे होते हैं, आप देखना 100 में से 70 बच्चे जो होंगे, जो टॉप 100 में होंगे, वो क्लास 12th वाले होते हैं, मतलब वो 12th के साथ वाले होते हैं। तो बहुत आराम से अच्छी रैंक स्कोर की जा सकती है। कंपटीशन थोड़ा हाई है, लेकिन यार एक बात बताऊं, यदि देखा जाए ना तो 22 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, लेकिन उसमें से सीरियस होकर के जो पढ़ाई कर रहे होते हैं वो 10 से 12 लाख बच्चे होते हैं। बाकी बच्चे बस जस्ट फॉर्म फिल कर देते हैं, प्रॉपर कोचिंग नहीं किए होते हैं, तो इस तरीके से होते हैं, तो वो शायद आपसे रेस में थोड़ा पीछे रह जाएंगे यदि आपने टाइम से रेस स्टार्ट कर दी तो। ठीक है, तो प्लानिंग से, एक अच्छे एक्सपीरियंस टीचर से पढ़ो, अच्छे से डिटेल में सीरियसनेस होकर के साथ, मतलब ये बोर्ड वाला गेम नहीं है कि चल जाएगा चल जाएगा। जैसे ही 10th का आपका एग्जाम होता है, रिजल्ट को आपको वेट नहीं करना है यार, ऑब्वियस सी बात है, आप एग्जाम देके आते हैं, आपको पता है कि मेरा 50% तो आराम से आ ही जाएगा, जो भी है वो उससे मैटर नहीं करता है। ठीक है ना, आपका आज क्या लेवल है उससे मैटर नहीं करता, आप 11th 12th में कितना सीरियसनेस होकर के, कितना सिंसियर होकर के पढ़ाई करते हैं, उस बात पे आपका सिलेक्शन डिपेंड करता है। बोर्ड के मार्क्स कोई नहीं पूछना है, बोर्ड के एग्जाम के थोड़े दिन बाद तक पूछा जाता है, उसके बाद कोई नहीं पूछता है। फाइनल गोल जो है उसको अचीव करना है, उसके लिए तैयारी एग्जाम खत्म होते ही शुरू कर देनी है। ठीक है, तो ये पूरा प्लानिंग है भाई नीट के लिए। इसके अलावा आपको किस टॉपिक पर इंफॉर्मेशन चाहिए वो कमेंट करके बताइएगा, आपको उस इंफॉर्मेशन पे कंप्लीट डिटेल वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, बाय बाय।